हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान और इसकी मुख्य विशेषता के बारे में। द्विसदन प्रणाली व्यवस्था। इस अधिनियम के 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदन व्यवस्था की शुरुआत की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत की विधानसभाओं को द्विसदनीय बना दिया गया, जिसमें एक विधानसभा परिषद और एक विधानसभा शामिल थी, जिन पर कुछ प्रतिबंध थे। इसके अलावा केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय था, जिसमें संघीय विधानसभा और राज्यों की परिषद शामिल थी। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का था, लेकिन इससे पहले भी भंग किया जा सकता था। 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और इसे केंद्र में लागू किया गया। परिणामस्वरूप संघीय विषयों को आरक्षित विषयों और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों में धार्मिक मामले, रक्षा, आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन और बाहरी मामले शामिल थे। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन मंत्रियों की सलाह पर किया जाना था और मंत्रियों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती थी। गवर्नर जनरल आरक्षित और हस्तांतरित दोनों विषयों का प्रभारी बना रहा। द्वैध शासन का विचार बेहतर प्रशासन की सुविधा के उद्देश्य से लागू किया गया था और सरकार के दोनों हिस्सों की देखभाल और समन्वय के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति किया गया था। आइए हम लोग बात करते हैं इसको सांप्रदायिक वर्गीय प्रतिनिधित्व, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कॉमनल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, जिसको 1935 एक्ट के तहत सिख और मुस्लिम के अलावा SC/ST को भी प्रदान किया गया था। इस अधिनियम ने दलित वर्गों, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इसके अलावा अधिनियम के तहत मुसलमानों को संघीय विधानमंडल में 33% सीटें मिली। इसने 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। भारत के राज्य सचिव को सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई। इसमें देश की मुद्रा ऋण के विनिमय को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया। मताधिकार को कुल जनसंख्या के 3% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया था। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रदान किया गया। इसने 1937 में स्थापित एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रदान किया, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तक कार्य करता रहा। अधिनियम ने भारत में रेलवे का अधिकार और कमान फेडरल रेलवे नामक एक नव स्थापित प्राधिकरण के हाथों में दिया, जिसमें 7 सदस्य शामिल थे, जो पार्षदों और मंत्रियों के नियंत्रण में से मुक्त थे। प्राधिकरण सीधे भारत के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करता था। इस अधिनियम ने कुछ हिस्सों में पुनर्गठन का मार्ग भी प्रशस्त किया, जिसमें सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग किया। बिहार और उड़ीसा के विभाजन और अधिनियम का महत्व। 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम के बाद भारत में पूर्ण रूप से जिम्मेदार सरकार की दिशा में दूसरा मील का पत्थर साबित हुआ। 1935 का अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता के प्रयोग द्वारा कुछ उपयोगी उद्देश्यों की पूर्ति। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में संवैधानिक विकास के इतिहास में एक ऐसा बिंदु है जहां से वापस नहीं लौटा जा सकता। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रीय शक्तियों को कम कर दिया और यह सुनिश्चित करके वितरित किया कि भारत में सरकार का विकेंद्रीकृत स्वरूप आकार ले। महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र। हालांकि उन्होंने इसकी मांग नहीं की थी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की उन्नति के लिए काफ़ी अच्छा था। इस अधिनियम प्रांतों को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त करके स्वायत्तता दर्जा देने का पहला प्रयास था। यह अधिनियम भारतीय इतिहास में भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि अंततः इसकी परिणति डोमिनियन स्टेटस के रूप में हुई, जिसमें लोगों को मन में फिर से स्वतंत्रता की आवश्यकता की प्रेरित किया। अधिनियम की गवर्नर जनरल के कई सुविधा उपायों और विशेष जिम्मेदारियों ने अधिनियम के उचित कामकाज में ब्रेक के रूप में काम किया। उदाहरण, प्रांतीय स्वायत्तता के बावजूद गवर्नर के पास अभी भी प्रांतों में व्यापक शक्तियाँ थीं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के विस्तार और विभिन्न हितों के प्रतिनिधित्व ने अलगाववादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया, जिसकी परिणति भारत के विभाजन में हुई।
अधिनियम ने एक कठोर संविधान प्रदान किया जिसमें आंतरिक विकास की कोई संभावना नहीं थी। संशोधन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास सुरक्षित था। अधिनियम को बारीकी से पढ़ने पर पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार ने किसी भी समय वांछनीय समझे जाने पर पूर्ण नियंत्रण वापस लेने के लिए खुद को कानूनी उपकरणों से सुसज्जित किया था। इस बात से स्पष्ट था कि रक्षा और बाह्य मामलों में आवश्यक शक्तियां, जैसा कि मामला था, गवर्नर जनरल को दी गई थी। शक्तियों ने मंत्री स्तरीय गतिविधि के दायरे को सीमित कर दिया और भारतीय राज्यों के शासकों को दिए गए प्रतिनिधित्व के माप ने भी संविधान को नकार दिया। लोकतांत्रिक नियंत्रण की शुरुआत संघीय भाग तभी प्रभावी होगा जब आधे राज्य संघ बनाने के लिए सहमत होंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के बाद फेडरेशन की स्थापना अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। परिणामस्वरूप 1935 के अधिनियम की लगभग सभी वर्गों ने निंदा की और कांग्रेस ने सर्वसम्मति से इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा बुलाने की मांग की। इसके अलावा नेहरू ने इसे मजबूत ब्रेक वाली लेकिन इंजन नहीं वाला मशीन कहा। उन्होंने इसे गुलामी का चार्टर भी कहा। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही कंटेंट हम आगे लाते रहेंगे।